बच्चों, हम लोग मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो होता क्या है बच्चों, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि मानव में उपस्थित सभी जीन का पता लगाना होता है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका पता लगाना होता है और इन सभी का अनुक्रम ज्ञात करना। मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड का क्या अनुक्रम है, क्या इसके कार्य, इन सभी का पता लगाना, ये मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर डेटा बेटा आप लोगों को याद ही रखना है, बस कुछ प्रोसेस है जो आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। या इसको बच्चों शॉर्ट में हम लोग कह देते हैं HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी कहते हैं इसको। ठीक है, पहले इसका मैं डिवीजन कर दूं यहां से। चलिए अब इसमें जो है बच्चों, जैसे ये हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग मानव जीनोम परियोजना भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना, तो इसमें लिखेंगे आप मानव जीनोम परियोजना। बच्चों, मानव जीनोम परियोजना को सबसे पहले प्रारंभ किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना को सबसे पहले प्रारंभ किया था किसने? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बच्चों, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। बाद में जो है यूके का वेलकम ट्रस्ट भी है और बहुत सारे देशों ने इसमें जो है सम्मिलित हो गए थे। कौन कौन से देश थे? जैसे जर्मनी, जापान, फ्रांस, चाइना, ये सारे हैं। जर्मनी, जापान, फ्रांस, चाइना, ये सारे जो हैं देश भी इसमें शामिल हो गए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी जीन है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड है, इन सभी का मनुष्य में कितने उपस्थित हैं, क्या उसका साइज है, उन सभी के बारे में पता लगाना, मतलब उनका अनुक्रम ज्ञात करना और इसके साथ साथ इनके कार्यों को ज्ञात करना इसका मुख्य जो है उद्देश्य था बच्चों। ठीक है, ये परियोजना बच्चों 13 साल चली, यानी 1990 में प्रारंभ हुई थी और 2003 में जाके कंप्लीट हुई। ठीक, तो 13 वर्ष की एक वृहद परियोजना इसको कहा जाता है। आप लोग यूं समझ लीजिए कि जैसे गुणसूत्र संख्या 1 है, मैं क्रोमोसोम 1 की फर्स्ट की बात करूं बच्चों, तो क्रोमोसोम फर्स्ट जो है ये यहाँ पर 2006 में इसका अनुक्रम ज्ञात हुआ था, पूरा हुआ था जाकर के, सीक्वेंसिंग कहते हैं इसको। अनुक्रम ज्ञात करना मतलब सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो इसका जो काम पूरा हुआ था 2006 में था, लेकिन क्योंकि ज्यादातर काम हो चुका था 2003 तक, इससे इसको 13 वर्षों की वृहद परियोजना कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें जरा एक पॉइंट वाइज हम लोग पहले नोट करते चले। मानव जीनोम परियोजना आप लिखेंगे 13 वर्षों या 13 इयर्स। 13 इयर्स क्या है? 1990 में स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था बच्चों 2003 में। ठीक है, तो आप लिखेंगे 13 साल या 13 इयर्स की वृहद परियोजना। वृहद परियोजना, ये वृहद परियोजना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो 13 साल की एक वृहद परियोजना है और इसमें जो है आप देखोगे, एक लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, यद्यपि पूरा ये बच्चों थ्योरेटिकल है। आपको इसमें ज्यादा ज्यादा डेटा याद करना, थ्योरी है, किसने स्टार्ट किया, कितने साल चली, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो बस 1 बाय 1 मैं जैसे लिखाती जा रही हूँ, आप लोग को याद रखना है। यद्यपि क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग को कहते हैं बच्चों अनुक्रम। 2006 में पूर्ण, 2006 में पूर्ण हुआ। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, बच्चों यहाँ एक चीज और देखना है, किसने इसको प्रारंभ किया तो कितने देश लगभग शामिल हो गए। देखो आप जानते हो ये नीट है, नीट में कहीं से भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ सकता है, इसे एनसीईआरटी के सारे डेटा को आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। चलिए तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट, या इसको आप लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी द्वारा प्रारंभ, इसके द्वारा बच्चों ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए बाद में अन्य देश भी शामिल हुए, तो आप लिखिएगा बाद में यूके का वेलकम ट्रस्ट या यूके के वेलकम ट्रस्ट व कई देश भी शामिल, कई देश। अब ये देश कौन से हैं, एक कुछ नाम यहां भी आप लिख लो, जर्मनी, जापान, फ्रांस व चाइना, भी शामिल। बच्चों जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज हुई, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जैसे खोज हुई जो कि बहुत आसान और तीव्र दर की प्रक्रिया है, जैसे ही इसकी खोज हुई इसके साथ साथ अब डीएनए को पृथक कर क्लोनिंग करना सरल हो चुका था और इसी द्वारा जीन सीक्वेंसिंग को जो सुगमित करता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ इस तरह से लिखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रैकेट में लिखिएगा तीव्र व सुगम प्रक्रिया, सुगम मतलब आसान, तीव्र व सुगम प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग तीव्र व सुगम प्रक्रिया है की खोज के साथ डीएनए का पृथक्करण, और क्लोनिंग यानी इसकी कॉपी बनाना। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोन्स बनाना कहते हैं ना, यानी कॉपी बनाना। तो डीएनए का पृथक्करण व क्लोनिंग आसान हुआ व इसका उपयोग जीन सीक्वेंसिंग में किया गया। जीन सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है बच्चों, देखो जीन सीक्वेंसिंग मतलब अनुक्रम, उसके अनुक्रम को ज्ञात करने में हुआ। ठीक है, तो इसका उपयोग जीन सीक्वेंसिंग में किया गया। बच्चों अब आप लोग यहाँ पे देखें, ये तो इतना था कि जीन सीक्वेंसिंग में भाई इसका जो है उपयोग कर लिया गया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो मैंने कह दिया कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज बहुत सुगम प्रक्रिया थी और इसके अलावा साथ साथ जो है बच्चों ये यहाँ पे
बहुत तीव्र दर की भी प्रक्रिया थी, लेकिन इसका उपयोग जीन की सीक्वेंसिंग में किया गया। तो उद्देश्य क्या था, इस मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या था, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। यहां आप लिखेंगे उद्देश्य। अब मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है बच्चों? मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य है कि मनुष्य में उपस्थित 20 से 25,000 जीन का पता लगाना, उनके कार्यों को ज्ञात करना, मानव जीनोम में उपस्थित करीब 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को ज्ञात करना। इसके साथ साथ बच्चों जो है जितनी भी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन मिल रही है, या जितने भी क्या कहते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, या जितने भी जो है ये सूचनाएं मिल रही हैं, इनको डेटा के रूप में संग्रहित करना है और डेटा के विश्लेषण के लिए यहाँ पर एक बहुत तीव्र प्रक्रिया से चलने वाला या तीव्र दर से चलने वाली डिवाइस या उपकरण की खोज करना था। ठीक है, कि उस उपकरण को भी विकसित करना था, यूं कह सकते उपकरण को विकसित करना था। तो बच्चों ये तो इनके जो है सारी क्या हो गई, प्रक्रियाएं हो गई। अब इसके अलावा जो भी ये जो क्या कहते हैं सूचनाएं हैं, जो भी जो है ये सूचनाएं हैं, जो भी ये तकनीकी है, इनको दूसरे क्षेत्रों में भी स्थानांतरित करना था। भाई मान लो अगर मैंने जीन के स्थानांतरण से रोजी काऊ विकसित कर ली है, तो रोजी काऊ में प्रोटीन वही है जो ह्यूमन फीमेल्स के या ह्यूमन मेल में जो है ह्यूमन में जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन को विकसित करा के अब इस सूचना को दूसरे क्षेत्रों में हम अगर स्थानांतरित नहीं करेंगे, तो जो मिल्क के प्रोडक्शन करने वाली, जो इसको चलाने वाली जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं बच्चों, वो कैसे चलेंगी? तो ये सारी सूचनाओं को स्थानांतरित भी करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों से लोगों को अवगत कराना है। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भाई किसी तरह से नैतिकता का हास नहीं हो रहा है, लोगों को ये बताना है जीन का स्थानांतरण से दूसरे को कोई परेशानी नहीं है, नैतिकता का कोई हास नहीं है। ठीक है, दूसरा बच्चों ये बताना है इसमें कि यहाँ पर जो है सामाजिक जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें भी कोई बाधा नहीं होगी और कानून के तहत ये सारे कार्य हो रहे हैं, इससे भी लोगों को अवगत कराना था। ठीक है, एक चीज और है बच्चों, ये ह्यूमन जीनोम परियोजना, इसके साथ साथ जो है ये संभव हो पाया कि यहाँ पर जो है एक विज्ञान है जिसे हम लोग कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जैव सूचना विज्ञान, इसका भी विकास हुआ। ठीक है, तो पहले एक स्टेटमेंट लिख लेना, एचजीपी के विकास के साथ विज्ञान की शाखा जैव सूचना मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना या ब्रैकेट में डाल दोगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी विकास। ठीक है, तो इसका भी विकास हुआ। ये तो जो है आपको ध्यान रखना है जैव सूचना किससे संबंधित है। ठीक है, चलो बच्चों अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है इसके उद्देश्य क्या है। हम लोग यहाँ पे इसके उद्देश्य लिखते हैं। पहला क्या है, मानव में उपस्थित 20 से 25,000 जीन का पता लगाना। यद्यपि अगर आप देखेंगे तो इसके और भी जो लक्षण है ना उसमें आपको 30,000 जीन दिया हुआ है, तो आपको बच्चों 20 से 30,000 जीन कह सकते हो, लेकिन मैं वही लिखूंगी जो एनसीईआरटी में है। यहाँ लिखेंगे मानव में उपस्थित 20,000 से 25,000 जीन का पता
जीन का पता लगाना मतलब इनके कार्यों सहित इनका अनुक्रम ज्ञात करना। दूसरा, मानव जीनोम में उपस्थित 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को ज्ञात करना। न्यूक्लियोटाइड्स तो अब तो आप लोग समझ ही चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स यानी हर एक क्षार डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट से जुड़ा है तो एक न्यूक्लियोटाइड बना है। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके क्रम को ज्ञात करना, ये इसका बच्चों उद्देश्य था। ठीक है, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स का पता लगाना, क्रिया को ज्ञात करना। चलिए अगला लिखते हैं, सभी सूचनाओं का डेटा के रूप में संग्रह है। डेटा के रूप में संग्रह है। फिर अगला, अब जो भी सूचनाएं बच्चों डेटा के रूप में संग्रहित है ना, इन सभी सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर हाई कंप्यूटेशनल डिवाइस की खोज करना या उपकरण का विकसित करना। ठीक है, तो आपको लिखना है डेटा विश्लेषण हेतु उपकरण विकसित करना या उपकरण का विकास। अगला पॉइंट बेटा, इस डेटा के विश्लेषण के लिए उपकरण तो विकसित कर लिया गया। अब ये जो भी विकसित यहाँ अनुक्रम है या जो भी सूचनाएं हैं, इन सभी सूचनाओं को भिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। ठीक है, तो आपको लिखना है विकसित तकनीकी का भिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरण। भिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरण और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले बच्चों नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों से लोगों को अवगत कराना, ये सबसे जरूरी था, वरना लोग काम नहीं करने देते। बात समझ आ रही है? क्योंकि लोगों को लगता कि यार अगर रोजी काऊ विकसित की गई है तो इसे कितनी तकलीफ दिया गया होगा, लेकिन ये बताना कि इसमें नैतिकता का कोई हास नहीं है। समाज में इसके द्वारा कुछ अच्छे लक्षणों का ही विकास होगा, बुरे लक्षण या दुर्गुण दूर होते हैं। और इसके मतलब अगर ऐसे प्रोटीन विकसित कर दिए गए बच्चों, ऐसे एंटीबायोटिक विकसित कर दी गई, तो समाज का जो है कल्याण ही होना है ना, ये लोगों को बताना है। और कानून के तहत ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे लिखना है अगला, लोगों को नैतिक, सामाजिक व कानूनी मुद्दों से अवगत कराना। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, ELSI।
ये शॉर्ट फॉर्म भी आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है, आपको याद रखना है, ठीक है। ELSI का मतलब होता है इथिकल, इथिकल मतलब जो नैतिक है, लीगल मतलब कानूनी, सोशल मतलब सामाजिक, इसको लिख दोगे सामाजिक, इश्यूज यानी मुद्दे, इनसे लोगों को अवगत कराना था, इसीलिए इसको ELSI भी कहते हैं, से अवगत कराना। अवगत कराना। चलो बच्चों, अब इसकी विधि, क्रिया विधि क्या है, क्या उसके स्टेप्स है, क्या इसका प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है, इसको देखते हैं। दो तरह के जो है इसमें स्टेप्स लिए गए। एक तो उन सभी जीनों का पता लगाना जो आरएनए के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर दे, ठीक है। और दूसरा क्या था, ये एक ब्लाइंड अप्रोच था बच्चों, कि जितने जो भी एक ब्लाइंड अप्रोच तो उसको कहते हैं जहां पर सारे जीन मिल जाए, लेकिन उन जीनों का पहले पता लगाना जो आरएनए के रूप में भी अभिव्यक्त करे अपने आप को, मतलब प्रोटीन बनाता हो। और फिर दूसरा ब्लाइंड अप्रोच था, जिसमें चाहे वो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करे या ना करे, उन सभी जीनों को जो है उनका अनुक्रम ज्ञात करना। ये दो पर्पस था। तो पहला वाला क्या कहलाता है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जो अपने आप को एक्सप्रेस्ड मतलब जो एक्सप्रेस कर दे, अपने आप को अभिव्यक्त कर दे, ठीक है। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग कहा गया बेटा उसको, या एक्सप्रेस्ड का ESS सीक्वेंस हो गया, और TEST भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। और दूसरा जहां ब्लाइंड अप्रोच था कि चाहे वो आरएनए के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करे या ना करे, इन सभी का पता लगाना जो है ये कहलाता है सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। चलो, तो अनुलेखन टिप्पणी कहते हैं उसको हिंदी में। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है प्रक्रिया या प्रोसेस, प्रक्रिया या इसका प्रोसेस क्या है। तो बच्चों यहाँ प्रक्रिया या प्रोसेस में पहली बात तो आपको लिखना है, दो चरण है या 2 स्टेप्स में लिया गया इसको, 2 स्टेप्स और अप्रोच। कैसे लिया गया, पहला जो है इसमें जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को बच्चों शॉर्ट में कहा गया EST। आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी ने इसकी हिंदी क्या दे रखी, बहुत टफ हिंदी है बच्चों, तो आप इस तरह से पढ़ लोगे। एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना, तो अभिव्यक्त अनुक्रम टिप्पण कह सकते हो, शायद यही हिंदी हो, आप देख लेना एक बार। चलो, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की बात करें बच्चों हम लोग, तो उसमें उनका पता लगाना जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करते हो। तो आपको लिखना है आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करने वाले, अभिव्यक्त आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करने वाले जीन, जीन का पता लगाना या जीन को ज्ञात करना। बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। ज्ञात करना, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा अप्रोच क्या था बच्चों, दूसरा अप्रोच था कि जो जीन आरएनए के या ऐसे जीन जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करें या ना करें, उन सभी का अनुक्रम ज्ञात करना। ये कहलाता है सीक्वेंस एनोटेशन, यानी सेकेंड आप लिखेंगे सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, या इसको कहते हैं सीक्वेंस को अनुलेखन टिप्पण बोलते हैं, अनुलेखन
सॉरी अनुक्रम टिप्पण होगा, अनुलेखन नहीं, अनुक्रम टिप्पण, अनुक्रम टिप्पण। चलो बच्चों, इसमें आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करे या ना करे, सभी का जो है अनुक्रम ज्ञात करना, ये कहलाता है सीक्वेंस एनोटेशन या अनुक्रम टिप्पण। चलिए, तो यहां पे लिखिएगा आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करने वाले अथवा न करने वाले सभी जीनों का पता लगाना, सभी जीनों का पता लगाना। अब वाकई में प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या होगी, आप ऐसे सोचो, पहले किसी भी जो भी कोशिका है उसे डीएनए को पृथक किया गया, फिर डीएनए का विखंडन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, फिर बच्चों उसकी मात्रा को बढ़ाना और ज्यादा मात्रा जो है उसकी बढ़ाना, यानी जिसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, उनको एम्प्लीफाई कर देना या उसकी मात्रा को बढ़ाना। और इसके अलावा फ्रेडरिक सेंगर एक वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक सेंगर, तो फ्रेडरिक सेंगर की सिद्धांतों पर आधारित ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर द्वारा इन सब का अनुक्रम ज्ञात करना, यही बेटा प्रोसेस है। ठीक है, अभी मैं प्रोसेस लिख रही हूं, देखो आप, तो एक्चुअली स्टेप्स क्या है उसके, ये इसके भिन्न स्टेप्स या चरण है। इसमें करते क्या है, ऐसे देखो, सबसे पहले यहां पर सेल होगी, सेल से डीएनए का पृथक्करण, डीएनए पृथक्करण। पहले मैं इसको नोट कर देती हूँ बेटा, फिर समझाती हूँ तो आपको ये स्टेप्स दिखते रहेंगे। डीएनए पृथक्करण, डीएनए विखंडन, डीएनए विखंडन, डीएनए की क्लोनिंग यानी उसकी मात्रा को बढ़ाना, डीएनए की क्लोनिंग या मात्रा को बढ़ाना, सुयोग्य वाहक द्वारा, सुयोग्य वाहक यानी डीएनए को बेटा आप तुरंत परिपोषी में स्थानांतरित ऐसे नहीं कर सकते हैं, किसी वाहक को लेना पड़ता है। वाहक जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं ना, तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का उपयोग करा जाता है डीएनए के स्थानांतरण में। इससे प्लाज्मिड को हम लोग क्या कहते हैं, वाहक या जीन टैक्सी भी बोलते हैं बच्चों इसको, कि सारे जीन इस टैक्सी में बैठ गए, अब जहाँ जाना था वहां चले गए, तो जीन टैक्सी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड है, हो सकता है बच्चों इस प्लाज्मिड में कुछ हानिकारक जीन हो, तो इनको आर्टिफिशियली विकसित किया जाता है, कृत्रिम रूप से विकसित किया जाता है। बैक्टीरिया का ले लोगे तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कह दो, अगर ईस्ट का लेंगे तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहेंगे। आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं, प्लाज्मिड तो इन्हीं का यूज किया जाता है, लेकिन इन्हीं का प्लाज्मिड बच्चों लेकर के और इसमें से हानिकारक जीन को हटाकर और जो उपयोगी जीन है उनको जोड़कर तब स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, इससे इसको कह देते हैं आर्टिफिशियल। अभी इसका फुल फॉर्म भी मैं लिखती हूँ, सुयोग्य वेक्टर या वाहक, या वाहक कौन सा होगा, वाहक आप यहाँ लिख देंगे YAC VAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसके बारे में अभी नोट कर दूंगी मैं, या YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होगा या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होगा, इसके द्वारा वाहक द्वारा परिपोषी में स्थानांतरित करना, जिसके द्वारा है भाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर दो। अब बैक्टीरिया को छोड़ दो, इन्फेक्ट करे जहां पे स्थानांतरित करना है, उसको इन्फेक्शन कर देगा, अपने आप जीन अंदर आ गया। ठीक है, तो द्वारा परिपोषी में स्थानांतरित या परिपोषी में स्थानांतरण, परिपोषी में स्थानांतरण। अब वहां पर अगर डीएनए मिल जाता है तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर
अब क्या होगा बच्चों, फ्रेडरिक सैंगर के सिद्धांतों पर आधारित ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर द्वारा इनकी सीक्वेंसिंग करना। तो आप लिखेंगे फ्रेडरिक सैंगर के सिद्धांतों पर आधारित फ्रेडरिक सैंगर के सिद्धांतों पर आधारित ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो अपने आप चलता हो, ऑटोमेटेड मतलब जो ऑटोमेटिक वर्क करता हो बेटा, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जिसमें डेटा डालो और अपने आप सीक्वेंसिंग कर दे। सीक्वेंसर, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर द्वारा सीक्वेंसिंग करना, ये इसका बेटा क्या है, प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, ये बात सब लोग समझ गए। चलो अब यहाँ पे मैं थोड़ा बीएसी और वाईएसी के बारे में लिखती हूँ कि ये बीएसी और वाईएसी है क्या। बीएसी और वाईएसी क्या है बच्चों, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ। और होते क्या है, हानिकारक जीन को पृथक कर उपयोगी जीन को इसमें जोड़ दिया जाता है। चलिए यहाँ पे क्या है, बीएसी और एक हो गया वाईएसी। इसको कहते हैं बच्चों बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस तरह से हो गया। इसका मतलब ये क्रोमोसोम्स बनाए कैसे जाते हैं, आर्टिफिशियल क्यों कहा मैंने, इसको मैं यहां नोट करती हूँ बेटा, आप देखिएगा। ये क्रोमोसोम अथवा प्लाज्मिड्स क्रोमोसोम अथवा प्लाज्मिड से हानिकारक जीन को हटाकर आवश्यक जीन क्रोमोसोम अथवा प्लाज्मिड से हानिकारक जीन को हटाकर आवश्यक जीन्स का जुड़ाव कर कृत्रिम रूप से विकसित डीएनए बच्चों कृत्रिम रूप से विकसित डीएनए कहाँ क्यों गया है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि ये नेचुरल पूरी तरीके से नहीं है, कुछ मात्रा में ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हानिकारक जीन को हटाया गया है और लाभदायक जीन को जोड़ा गया है। इसलिए जो है, इसीलिए मैंने लिखा आवश्यक जीन या लाभदायक जीन, इनको जोड़ करके कृत्रिम रूप से ही तो डीएनए विकसित हो गया। बैक्टीरिया ये ईस्ट में डाल देंगे और इनको छोड़ देंगे, भैया जाओ इन्फेक्ट करो। जो भी जीव है जिसमें स्थानांतरित करना, जब उसको इन्फेक्ट करेंगे अंदर चले जाएंगे। बैक्टीरिया फास्ट गुणित होते हैं, वो खूब द्विगुणन करेंगे और कई सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे और डीएनए वहां पे बढ़ जाएगा। जो जीन हम स्थानांतरित करना चाहते थे उसकी मात्रा वहां पे क्या हो गई, बढ़ गई बच्चों। ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ पर। अब बच्चों इसमें आता है ह्यूमन जीनोम परियोजना में इसके लक्षण क्या है, क्या इसके कार्य हैं या क्या क्या हम लोग ज्ञात करते हैं। इसके लक्षण क्या है, लक्षण है जैसे मान लो कि किसी भी जीव में, या यूं कह दो मानव की बात करें तो मानव जीनोम परियोजना है,
तो इसमें अगर हम लोग कह देंगे तो लगभग उपस्थित 30,000 जीन का पता लगाना। और इसके अलावा बच्चों एवरेज जीन का जो साइज है वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का है। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन जीन है जो 2.4 मिलियन जो है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इसके अलावा सबसे छोटा जीन जो है वो यहाँ पे बच्चों कौन सा होगा? सबसे छोटा जीन जो है वो यहाँ पर TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसका मतलब वृषण निर्धारक कारक। ये केवल 14 जीन से मिलकर बना, 14 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना। जीन नहीं, तो खुद ही जीन है, 14 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, सभी गुणसूत्रों का पता लगाना है और उन गुणसूत्रों में अगर आप देखोगे तो सबसे जो बड़ा गुणसूत्र है वो कौन सा है? गुणसूत्र संख्या 1, जिसमें 2968 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, इतने जीन पाए जाते हैं। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है इसी को लिखना, इसी को हम लिखेंगे, इसका सैलिएंट फीचर या इसका क्या कहते हैं, लक्षण क्या है। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। ठीक है, सैलिएंट फीचर क्या है? तो चलिए अब यहाँ तो आने से रहा, मैं नेक्स्ट साइड में लिख रही हूँ। चलिए बच्चों, मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के और क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें विशेषताएं या लक्षण आप लिखेंगे, मानव जीनोम परियोजना या HGP की विशेषताएं। इसमें विशेषताओं में क्या लिखोगे? क्या क्या चीजें ज्ञात की गई और क्या क्या इसका पता लगाया गया। तो HGP की विशेषताएं, चलो HGP की विशेषताएं क्या है बच्चों? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस तरह से इसको देखा गया। इसमें टोटल जीन कितने होते हैं मानव जीनोम में? 30,000 जीन। तो कुल जीन लिखिएगा या यूं लिख दीजिएगा टोटल जीन्स कितने हैं। अब यहाँ पे आपको 30,000 दिया गया, जबकि इसके पहले वाले में आपको बताया गया था बच्चों 20 से 25,000 जीन है, लेकिन 30,000 है तो आपको 30,000 ध्यान रखना है। 30,000 जीन है। एवरेज जीन की साइज या जीन का लगभग औसतन साइज या आकार क्या होगा? तो एवरेज जीन साइज में लिख रही हूं, एवरेज जीन साइज जो है वो क्या होगी? 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का बना, न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है। अगला देखिए, मानव में उपस्थित टोटल न्यूक्लियोटाइड बच्चों एग्जैक्टली कितने हैं? तो 3164.7 बिलियन। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स 3164.7 ये टोटल न्यूक्लियोटाइड है। 3164.7 मिलियन इतने न्यूक्लियोटाइड हैं। एग्जैक्टली जो आप लोगों को बोला जाता है लगभग 3 बिलियंस कह दिया जाता है, लेकिन इसके जीनोम में कितने होंगे न्यूक्लियोटाइड्स? तो आपको बताना है टोटल न्यूक्लियोटाइड्स इतने मिलियन है। जीनोम में लिख दीजिएगा, जीनोम में। अब मैंने एवरेज जीन साइज तो बच्चों 3000 न्यूक्लियोटाइड लिखा है। आप देखो समानता है, 30,000 जीन का पता लगाना है, एवरेज जीन साइज 3000 हो गया। इसमें सबसे छोटा जीन और सबसे बड़ा जीन कौन सा है? सबसे बड़ा जीन है बच्चों डिस्ट्रोफिन, और सबसे छोटा जीन क्या है? सबसे छोटा जीन जो है वो TDF है। बस आपको ये लिखना है, सबसे बड़ा जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। तो बच्चों सबसे बड़ा जीन जो है ये डिस्ट्रोफिन है, और डिस्ट्रोफिन में कितना है आप लिखेंगे 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। सबसे छोटा जीन
सबसे छोटा जीन कौन सा है बच्चों? सबसे छोटा जीन TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, आप लोग पढ़ चुके हो, वाई संलग्न लक्षण है ये, तो आप लिखेंगे TDF। TDF में कितना है? यहां लिखेंगे आप 14 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? शायद हम लोगों ने नहीं लिखा है, लिखो सबसे बड़ा क्रोमोसोम। सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है बच्चों? क्रोमोसोम नंबर 1 है, जिसमें 2968 जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है सबसे बड़ा क्रोमोसोम, यहां लिखिएगा क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1। ठीक है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपको लिखना है 2968 जीन्स। इतने जीन्स है बेटा, जीन्स के बेस पर हमेशा क्रोमोसोम का साइज देखा जाता है और जीन का साइज न्यूक्लियोटाइड्स पे देखा जाता है कितने नंबर में है। इसी तरह से आपको लिखना है सबसे छोटा क्रोमोसोम किसमें है बच्चों? तो सबसे छोटा क्रोमोसोम जो है वो Y, यहां ऐसे लिख देते हैं क्रोमोसोम Y। क्रोमोसोम Y में कितने हैं? 231 जीन्स। ठीक है, ये आपको लिखना है बच्चों। कुल खोजे गए जीन में से 50% से ज्यादा जीन का अभी कार्य अज्ञात है, तो आपको ये भी लिखना है कुल खोजे गए जीन्स में 50% से ज्यादा के कार्य अज्ञात। इनके फंक्शंस बेटा अभी भी अननोन है, तो कार्य अज्ञात मतलब कार्य अभी भी इसके ज्ञात नहीं है। चलो अगला देखो बेटा, ह्यूमन जीनोम में या जितने भी जीन्स हैं मानव में 2% से भी कम जीन हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, यानी 2% से कम जीन ही बच्चों प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो अगला आपको लिखना है प्रोटीन के लिए कोड करने वाले, प्रोटीन हेतु कोड करने वाले जीन। तो कोड करने वाले जीन्स कौन से हो सकते हैं बच्चों? आपको लिखना है 2% से कम, 2% से कम। ठीक है, अब मानव का जो न्यूक्लियोटाइड क्रम है बच्चों वो 99.9% समान है, केवल 0.1% अंतर आता है, और ये 0.1% अंतर जो है 1.4 मिलियन लोकेशंस पे या स्थलों पर देखा गया। ठीक है, इसी को हम लोगों ने एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता भी कहा था, अगर आपको याद है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपको यही लिखना है 1.4 मिलियन लोकेशंस पर 1.4 मिलियन स्थलों पर 0.1% न्यूक्लियोटाइड में भिन्नता ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता उत्पन्न करती है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म उत्पन्न करती है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? यानी सभी मानव में क्या होता है 99% जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है वो समान है, केवल 0.1% में जो अंतर आता है वो 1.4 मिलियन स्थलों पर है। यहां लिखो इसको, बल्कि सेंटेंस पूरा कर दो। अन्यथा
99.9% न्यूक्लियोटाइड क्रम सभी व्यक्तियों में समान, सभी व्यक्तियों में समान। सभी व्यक्तियों में समान होते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों, सभी व्यक्तियों में ये समान है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों न्यूक्लियोटाइड का क्रम हो गया। मैं चेक कर लूं एक बार, क्या कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। चलो बच्चों, अगर होगा भी तो देख लेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट। मेरे ख्याल में इतना कंप्लीट है। आप लोग एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों पूरा कंप्लीट डेटा आपको दिया गया है। ऑल्दो जितने इंपॉर्टेंट थे और सारे डेटा ऑलमोस्ट मैंने लिख दिए हैं, फिर भी अगर कहीं पे अंतर आ रहा है तो इसको आप लोग वहां पर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। बच्चों इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या है, मानव जीनोम परियोजना क्या है, ये परियोजना होती क्या है, मतलब जिसमें मानव में उपस्थित सभी न्यूक्लियोटाइड जीन का पता लगा, उनके कार्यों सहित उनका पता लगाना, उनके अनुक्रम को ज्ञात करना, ये मानव जीनोम परियोजना है। जितने भी इसमें सारे जो जीन है उनका पता लगाना, उनके कार्यों को ज्ञात करना है, इन सबको डेटा के रूप में संग्रह करना है। डेटा का विश्लेषण करने के लिए जो है एक उपकरण को विकसित करना है जो तीव्र दर से काम कर सके। और इसके अलावा ये जितने भी विकसित टेक्नोलॉजीज हैं इनको डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में इसको स्थानांतरित करना है और लोगों को इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों से अवगत कराना है। क्या उसकी प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहले उनको यहाँ सीक्वेंसिंग की गई जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करे, मतलब प्रोटीन बनाते हों, और दूसरा बच्चों यहाँ पर है जो सभी जीन मिल जाएं, यानी ब्लाइंड अप्रोच है, चाहे आरएनए के रूप में अभिव्यक्त करे ना करे, सबको जो है एक साथ सबका पता लगाना, उनकी सीक्वेंसिंग करना, ये सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। बच्चों यहाँ से जो है क्वेश्चन आया हुआ है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यहाँ नीट डाल दो। और बाकी आपको यहाँ पे इन लक्षणों से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ भी नीट डाल दीजिए। इसमें कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है और सही गलत स्टेटमेंट में आपको देखना होगा कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। स्टेप क्या है, कोशिका है, कोशिका से डीएनए को पृथक कर लो, डीएनए का विखंडन कर दो, विखंडन करने के बाद इनकी क्लोनिंग करना होता है। क्लोनिंग का जो प्रक्रिया होती है बच्चों, इसको वाहक में जोड़कर बैक्टीरिया के में डाल दिया जाता है और फिर जो भी स्थान जिसमें स्थानांतरण करना हो परिपोषी में स्थानांतरित कर दो। तो यहाँ जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम लोग कहते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक्चुअली उसके प्लाज्मिड को निकाल के बनाए गए हानिकारक जीन को आउट करो और जो यहाँ आवश्यक जीन है, आवश्यक इन द सेंस मतलब लाभदायक जीन, उनको इनमें जोड़ना और फिर परिपोषी में स्थानांतरित करा देना। बच्चों यही पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ है। बीएससी वाईएससी वेक्टर हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ये दोनों इन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको पढ़ना है। आर्टिफिशियल क्यों कहा गया ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों जीन सीक्वेंसिंग कई और जीवों की भी की गई है, ड्रोसोफिला की कर दी गई है, इसके अलावा इकोलाई की कर दी गई है, और आप अगर देखोगे तो एक और है अरेबिडोप्सिस है, और इसके अलावा जो है सिनोरेबिडाइटिस जेलिगेंस है, इन सब की भी सीक्वेंसिंग कर दी गई है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे, इनकी भी सीक्वेंसिंग हो गई है। तो बच्चों चलो इसके साथ जो है मानव जीनोम परियोजना कंप्लीट हो गई है, आप इसके भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 1800212179। थैंक यू।